नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। 2022 में होने वाले यूपी के चुनावी रण में भले ही अभी वक्त बाकी हो, मगर सियासत नए नए समीकरण साधने में लगी हुई है। कल आम आदमी पार्टी ने यूपी के मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया और अपना मुफ्त मॉडल उछाला, तो आज ओवैसी ने यूपी की सियासत में एंट्री मारकर माहौल को गर्मा दिया है। अभी तो ओवैसी फिलहाल ओम प्रकाश राजभर और छोटे छोटे दलों से गले मिले, मगर चर्चा है कि कई और छोटी छोटी पार्टियों से ओवैसी हाथ मिला सकते हैं। ऐसे में सवाल ये कि यूपी में ओवैसी की एंट्री किसके लिए खतरे की घंटी है। 2022 में यूपी में मजहबी कार्ड चलेगा या जात पात का साथ सत्ता दिलाएगा, या फिर बाजी बीजेपी का विकास मॉडल मारेगा। ऐसे तमाम सवालों से आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जवाब लेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। इस एक तस्वीर ने किसी की बाछें खिला दी तो किसी को 440 वोल्ट का झटका भी दिया होगा, क्योंकि सियासत के सूरमा समझते हैं कि ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि पिछड़े और मुस्लिम गठजोड़ का वो सियासी मोड़ है जिस पर कईयों की सियासी गाड़ी रपट सकती है। पहले आप और अब ओवैसी की एंट्री ने यूपी की सियासत को दिलचस्प बना दिया है। बिहार चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से उत्साहित AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अब यूपी में भी पैर जमाने की कोशिश में हैं और इसके लिए उन्होंने अपना तंबू गाड़ा है छोटे छोटे दलों के साथ। ओवैसी सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मिले और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ही किसान आंदोलन पर भी चर्चा की। मैं यहाँ पर नाम बदलने नहीं आया हूँ, मैं दिल जीतने आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम दिल जीतेंगे। सच्चाई तो ये है कि आज के तारीख में चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, अकेले अकेले किसी की कुवत नहीं है। मतलब आप मानते बीजेपी मजबूत है? आज भी मजबूत है। बगैर मोर्चे के किसी की कुवत नहीं है कोई आगे बढ़ सके। जो सच्चाई उसको कह रहा हूँ। देखिए, ओवैसी को बी टीम कह सकते हैं इस नाते कि ओवैसी जी एक बड़ी ताकत है। ये मुलाकात 2022 का चुनावी मैदान मारने के लिए है, लिहाजा सियासत ने भी आसमान पकड़ लिया। कांग्रेस को ओवैसी में बीजेपी की बी टीम दिख रही है, तो समाजवादी पार्टी इसे नजरअंदाज कर हल्का पेश करने की कोशिश कर रही है और बीजेपी को तो इसमें एकता नहीं सिर्फ मुस्लिम छाप दिख रही है। अब ये मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ये आए हैं यहाँ पर। इससे पहले भी कल केजरीवाल जी ने कहा है, तो इन सबको चाहिए कि ये साथ आ जाए ना, देश बांटने वाले लोग जो देश का बंटवारा चाहते हैं। हमें इनके आने से कोई चिंता नहीं, लेकिन कम से कम अब ये हो गया है साफ कि ये देश को तोड़ने वाले लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। ये जो मेरे दो अनमोल रतन पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और ओवैसी, भारतीय जनता पार्टी इनको अपने सुविधा के हिसाब से जहां चाहती है वहां उतार देती। आम आदमी पार्टी बिहार में लड़ने नहीं आई, वहां केवल ओवैसी आए। पंजाब में ओवैसी लड़ने नहीं आए, केवल आम आदमी पार्टी लड़ने आई। गोवा में लड़े, गुजरात में लड़े। तो जहां जैसा अवसर होता है, मालिक का आदेश होता है, तो भाई लोग पहुंच जाते हैं लड़ने। स्वागत है उनका, आए और लड़े। समाजवादी पार्टी तो पहले से ही गठबंधन में है। हमारा विकास के साथ गठबंधन है, हमारा रोजगार के साथ गठबंधन है, हमारा महिला सम्मान के साथ गठबंधन है, हमारा किसानों के साथ गठबंधन है। हमें यहाँ पे बेरोजगारी दूर करनी है, हमें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का गठबंधन है, उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 अच्छा प्रदेश बनाने का गठबंधन है। तो हम उस गठबंधन पे काम कर रहे हैं। 2012 से 17 तक हमने काम करके दिखाया था। अब 2022 में आप देखना, समाजवादी पार्टी का जो विकास के साथ गठबंधन है, बाईसाइकिल जीतेगी। अब जरा ये समझिए कि इन छोटे गठबंधनों के मायने क्या हैं। यूपी में मुस्लिम वोट करीब 19% हैं। पिछड़े वोटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछड़ा वर्ग की अहम भूमिका रही है। माना जाता है कि करीब 50% ये वोट बैंक जिस भी पार्टी के खाते में गए, सत्ता उसी की हुई। भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। जो बंटवारे वाला है उसमें भी बहुत कुछ हमारा है। इसलिए सारे विरोधी एक तरफ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी
एक तरफ है। यूपी में पहले से ही विपक्ष में बीएसपी, कांग्रेस, एसपी जैसी बड़ी पार्टियां हैं जो इस बार अलग अलग ही चुनावों में उतरेंगी, क्योंकि एसपी बीएसपी, एसपी कांग्रेस का गठबंधन पहले ही ढह चुका है। कुल मिलाकर विपक्ष बिखरा हुआ है और विपक्ष की तरफ सहानुभूति रखने वाले लोगों के लिए ये तय करना मुश्किल हो सकता है कि किस पार्टी को वोट करें और किस आधार पर करें। इस चौतरफा लड़ाई में 2022 का मैदान कौन मारेगा, ये रण और रणनीति दोनों बड़ी दिलचस्प होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करेंगे। आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। नाहिद लारी खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। और मनीष हिंदवी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी से सत्येंद्र उपाध्याय थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। पहला सवाल तो मुझे सत्येंद्र जी से करना था, आलोक जी, लेकिन मैं अब आपसे करता हूं, क्योंकि सत्येंद्र जी की पार्टी कह रही है कि हम बीजेपी को जवाब देंगे। जिनके साथ वो पहले लड़ चुके चुनाव, अब उन्हें जवाब देने की तैयारी में, यानी आपके साथ। देखिए मृदुल जी, बहुत लोगों की तमन्ना है कि बीजेपी को जवाब देंगे। कई लोगों ने तमन्ना पूरी करके देख भी ली। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी, बसपा और लोकदल की मैं बात कर रहा हूं, तीनों मिलकर लड़े थे और बीजेपी को जवाब देने के लिए लड़े थे। लेकिन हुआ क्या, सुपड़ा साफ हो गया। 60% से अधिक हमारे पास जो है सीटें आई, 53% से अधिक हमारे पास वोट आया। तो सीधी सी बात, ऐसे नहीं आया। ये हमारे पास चूंकि ईमानदार नेतृत्व है योगी आदित्यनाथ जैसा, जिसने गरीबों के लिए, गरीब कल्याण के लिए तमाम कार्य किए, गरीबों के दरवाजे पर तमाम सुविधाएं पहुंचाई, चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे बिजली का जाल हो, चाहे उनके जो अनाज है सीधे खरीद कराई गई और उसका पेमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से दिया गया। बहुत सा नाता है क्योंकि पार्टी ने जनता से खुद को जोड़ा हुआ है। हवाई नेता टीवी पे डिबेट कर लेंगे, अच्छी बयान अच्छे दे देंगे सड़कों पे, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं, जनता के बीच में दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो सीधी सी बात है, आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में भी हमने सबको पछाड़ा है। अभी हाल ही में उपचुनाव हुए थे, 7 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से 6 हमने जीती है। 91% का हमारा स्ट्राइक रेट रहा है। 1 सीट खाली समाजवादी पार्टी जीत पाई है, बाकी सारी पार्टियों की जमानत जब्त हुई है। इससे बड़ा उदाहरण मैं दे नहीं सकता। शिक्षकों का एमएलसी चुनाव होते थे, भाजपा कभी नहीं लड़ती थी। 5 सीटों में 3 सीटों पर हमने कब्जा किया है। तो सीधे सीधे बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता, और खास तौर से गरीब जनता, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट खड़ी हुई है। जब तक जनता हमारे साथ खड़ी हुई है, जनता का विश्वास हमारे साथ में है, हमें कोई भी दल मिल जाए पछाड़ नहीं सकता है। ठीक, प्रियंका जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे कई लोग आते हैं और जहां ऊपर से आदेश आता है वहां ये पहुंच जाते हैं। आपको भी लगता है ये बी टीम का काम कर रहे हैं अभी भी? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, आप देखिए आम आदमी पार्टी हो या खास पार्टी हो जो अंबानी अडानी जी की है, वास्तविकता ये है कि चुनाव में जो सपने दिखाए जाते हैं, क्या वो जमीनी हकीकत पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते। आप सत्ताधारी पार्टी की बात कर लीजिए, सत्ताधारी पार्टी का आप देखिए कि इस तरह से वादे किए गए और उनको जमीनी हकीकत देखिए कि आप क्या है। आज की डेट में अगर अब देखा जाए तो किसान सड़कों पर है। आज 20 दिन से किसान सड़कों पर है, 10 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है वहां पर। और उसके बाद जनता को जो है, आज जनता भी पूछना चाह रही है, इंटरेस्ट ले रही है, सवाल पूछ रही है सरकार से कि क्या बात है भाई, आप किसानों के भले के लिए ये बिल बना रहे हैं या किसानों को जो है मौत के घाट उतारने के लिए ये बिल बना रहे हैं। तो वास्तविकता ये है कि सरकार वादे कितने भी कर ले। आप देखिए इन्होंने बेरोजगारी पे कितने बड़े बड़े वादे किए, महंगाई पर कितने बड़े बड़े वादे किए, और हकीकत देखिए कि आज ही इन्होंने प्रियंका जी, अभी आलोक अवस्थी जी ने कहा कि हम वादे करते हैं और जनता हम पर भरोसा कर रही है, चुनावों में भी हमने सीट जीती। घट रही है, प्रियंका जी समस्याएं हैं। आप वादे कितने भी दिखाइए, जनता को जो है स्वप्न दिखाइए, कुछ भी करिए। आपकी आवाज कट रही है। मैं ये कह रहा था प्रियंका जी, उपचुनावों में बीजेपी का कहना सफलता हमें मिली, अगर हमसे नाराजगी होती तो हम हार जाते। देखिए सफलता तो देखिए गोवा के इलेक्शन में भी मिली, मध्य प्रदेश के इलेक्शन में भी मिली, लेकिन चक्कर क्या है कि आप देखिए कि साम दाम दंड भेद से तो आप सरकार बना लेते हैं। आप देखिए बिहार का इलेक्शन किस तरह से इन्होंने जो है एमआईएम को यूज किया। आप देखिए कि इनकी बी पार्टी बनकर सामने आती है, जहां ये चाहते हैं बयानबाजी। देखिए
एक दूसरे पर बयानबाजियों के जरिए ये पूरी जो है जनता की जो है भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ये एक तरफ से जो है बम्बार्ड करते हैं कि ये एक दूसरे की जो सामुदायिक भावनाएं हैं उसको पूरी तरह से आहत करते हैं। ठीक है, आप इशारा कर रही हैं ध्रुवीकरण की तरफ आपका इशारा है, क्योंकि हाल ही में अभी हैदराबाद का चुनाव हुआ, वहां पर भी यही गंभीर आरोप लगे हैं। वहां पर भी ये गंभीर आरोप लगे। आपको मौका दूंगा, आलोक अवस्थी जी भी जवाब देना चाह रहे थे आपकी बात का, प्रियंका जी, लेकिन मैं एक एक सवाल पहले कर लेता हूं सबसे, उसके बाद मौका दूंगा काउंटर करने का। नाहिद लारी खान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, वो भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा दखल है कुछ सीटों पर। पहले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में भी थे, लेकिन अब तोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी की एंट्री होना, ओवैसी का आना आपके लिए मुसीबत है? देखिए मृदुल जी, पहले तो मैं बीजेपी प्रवक्ता को बताना चाहूंगी कि वो बीजेपी इतिहास न भूले। 1991 में जब बीजेपी की कल्याण सिंह जी की सरकार बनी थी तो बीजेपी के लोग पगला गए थे कि अब हमारी सरकार 50 साल तक कहीं नहीं जाएगी। और क्या हुआ कि 2 ही साल में 93 में माननीय मुलायम सिंह जी ने बीजेपी को उखाड़ फेंका, और फिर उसके बाद बीजेपी को 106 डिग्री का बुखार माननीय मुलायम सिंह यादव जी का चढ़ गया। उनका वर्चस्व खत्म करने के लिए सारी गंदी साजिश कर उन्होंने एक किसी को तोड़ा और 4 महीने के लिए अपनी मिली जुली सरकार बना ली। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि वही कल्याण सिंह जी मुलायम सिंह यादव जी के से माफी तलाफी कर उनके संरक्षण में आए, वो खुद सांसद बने और बेटे को मंत्री बनाया। तो इसलिए बीजेपी अपना इतिहास ना भूले। और रही बात 2017 के चुनाव की, तो 2017 के चुनाव में बीजेपी छल कपट झूठ और धन बल के लेकिन नाहिद लारी खान जी, एक आपने बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, जो आपने डेटा दिया नाहिद लारी खान जी, उसमें आपको एक चीज और बतानी पड़ेगी कि बीजेपी के मुख्यमंत्री को तब नरसिम्हा राव सरकार ने बर्खास्त कर दिया था, यानी सरकार को ही बर्खास्त कर दिया था। वो घटनाक्रम कुछ भी रहा हो उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। तो क्या अभी भी आपको लगता है ऐसा माहौल है? देखिए मैं अपनी बात तो कंप्लीट करने दें आप मुझे, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी अभी। देखिए जो 2017 अब जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास कार्य किए थे, अनेकों विकास कार्य किए थे, जैसे एक्सप्रेस वे बनवाया जहां फाइटर प्लेन्स उतरते हैं, अनेकों मेडिकल कॉलेजेस, एम्स आदि अनेकों विकास के कार्य किए, जिन पर बीजेपी ने अपने झूठ और फरेब और छल कपट का चादर ओढ़ा दिया। अब इनकी 4 साल की निकम्मी, नकारा और बेहिस सरकार, आदित्यनाथ जी की सरकार से महिलाएं, नौजवान, किसान, मजदूर त्राही कर रहा है। नाहिद लारी खान जी, एक सवाल है मेरा। नाहिद लारी खान जी, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए आप। आपको आपने कहा एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएंगे। अभी एक्सप्रेस वे का आपने जिक्र किया, सभी का जिक्र किया। मैंने एक डेटा आपसे पूछा, आप मैं उसका जवाब दे दीजिए। पहले मुझे आपको एक मृदुल जी, पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब तो देने दें। तो दीजिए ना मैडम, आप दीजिए ना, आप अपनी बात ही कर रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। अभी ये प्रवक्ता अभी बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे थे, उपचुनाव की बात कर रहे थे। अरे मैं तो लेटेस्ट चुनाव की बात कर रही हूँ, मैं लेटेस्ट चुनाव की बात कर रही हूँ जो एमएलसी का चुनाव हुआ। एमएलसी के चुनाव में क्या हुआ? एमएलसी के चुनाव में बीजेपी, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस की सम्मानित जनता ने मोदी जी को नकारा और माननीय अखिलेश यादव जी के दोनों उम्मीदवारों को जिताया और सपा का परचम लहराया। अब आप देखिए कि मोदी जी एमएलसी में भी वो ज्यादा ही जीते हैं, जीत पाए। खैर किस बात के नेता? खैर मैं इसका जवाब ले लेता हूं, मैं इसका जवाब आलोक जी से ले लेता हूं, मैं इसका जवाब आलोक जी से ले लेता हूं। एक पहले सवाल हो जाए मैडम, फिर बाद में काउंटर का मौका दूंगा मैं आपको। आपने जो सवाल उठाए एमएलसी इलेक्शन में आपको सफलता मिली, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आलोक जी इकट्ठा जवाब लूंगा। मनीष शिंदे साहब से मैं एक छोटा कमेंट ले लेता हूं, क्योंकि राजनीतिक समीकरण अब भीड़ सी लग रही है। मनीष जी, यहां पर बहुत भीड़ हो गई है उत्तर प्रदेश में, ऐसा लग रहा है। क्या ये जनता को कंफ्यूज करेगा? थोड़ा सा माइंड में ऐसी बातें आएंगी दिमाग में, किसको वोट दें किसको नहीं वोट दें? दर्जन भर पार्टियां हो गई हैं। देखिए, एक ओवैसी साहब तो पिछली बार भी आए थे, हाँ, बहुत बड़े स्तर पर नहीं रहे। इस बार चूंकि बिहार इलेक्शन से हौसले बढ़े हुए हैं तो थोड़ी मजबूती से दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी ये पार्टियां जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है,
वो तो पिछली बार भी था, मतलब वो तो बन ही गया है पिछले साल से, जिसमें राजभर जी हैं, कुशवाहा जी हैं और चौहान जी हैं और प्रजापति जी हैं, वो लोग तो हैं ही हैं। लेकिन मृदुल जी, एक बात देखने की है कि पूर्वांचल में 18% के करीब राजभर वोट है, तो क्या वो 100% ओम प्रकाश राजभर जी के कहने से गिर जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली बार वो भाजपा के साथ मिलकर लड़े तो उनकी सीटें बढ़ गई थी, अदरवाइज उसके पहले उनकी प्रेजेंस बहुत कम थी। ओवैसी जी जिन 19 या 20% मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, ये ठीक बात है कि धीरे धीरे मुसलमानों में उनकी पैठ बढ़ती जा रही है। मुसलमानों में उनकी इस पैठ से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, असल समझने की बात यहां पर यह है कि कौन किसको फायदा नुकसान देगा। या अगर जो और पार्टियां हैं, जैसे मानकर चलिए कि इन लोगों का, जो बाकी लोग जिनके मैंने अभी नाम लिए, इनका कितना प्रभाव है मृदुल जी, ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल, ये बहुत लोग हाशिए पर बैठे लोग हैं, इनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, तो बहुत चर्चा इनकी नहीं होनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि सरकार में मंत्री रहे, 4 सीटें उनके पास है, जो भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने लड़ा था। सारा का सारा जो दारोमदार है या जो जिसकी चर्चा बार बार होगी, आज ही नहीं होगी, अब से आगे लगातार होगी, 2022 तक होगी, वो है असदुद्दीन ओवैसी की। इसलिए क्योंकि मुसलमान वोटों में अगर वो सेधमारी करेंगे तो फायदा कहां जाएगा, ये हम आप सब जानते हैं। यानी ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को मिलेगा। आलोक जी, आपको तो फिर बी टीम के आरोप जो लगते हैं आपके, वो हमेशा ऐसे ही क्यों लगते हैं? क्योंकि जहां आपको लगता है कि ध्रुवीकरण होना चाहिए, वहां ओवैसी आ जाते हैं चुनाव लड़ने। देखिए मधुर जी, बड़ी मतलब मैं इसमें, ये मेरे आरोप नहीं है सर, बाकी पार्टियां लगाती हैं, इसलिए पूछ लिया मैंने। हाँ, जिस समय कांग्रेस को सरकार चलाने के लिए जरूरत थी तो उन्होंने ओवैसी समर्थन लेकर सरकार चलाई यूपीए 2 में। आज वो सीटें इतनी नहीं ला पा रहे, सरकार उनकी बन पाए, तो हर पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो बी टीम है। ये तो नेतृत्व का फेल्यूर है इन पार्टियों का, जहां पे इनके नेताओं को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता के कुछ पॉइंट्स पर गवर्नमेंट बना लेते हैं, तब आपका जो है ये कहाँ चला जाता है? क्षमा कीजिएगा, आप अपनी बारी में बोल लेंगे तो थोड़ा सभ्यता रहेगी। मुझे बात करने का मौका दीजिए, आपका मौका है, अपनी बात कहिए। बीच में बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। सब अपनी बात रखें, सबको एक मिनट दूंगा। बोली जाएगी ना। मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्य का परिचय दीजिए। आप बहुत सभ्य महिला है, अच्छी पार्टी की प्रवक्ता है, बहुत सभ्यता का परिचय दीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। देखिए सीधी सी बात ये है, समाजवादी पार्टी ने कहा कि 1995 में, आप देखिए कि ऐसा नहीं है। अरे भाई प्रज्वल जी, मैं क्या कहूँ भाई, एक मिनट, मुझे लगता है थोड़ी उन तक आवाज कट के जा रही है, इसलिए वो प्रियंका जी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था। अब आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए, फिर मैं कमेंट लेता हूँ प्रियंका जी और नाहिद जी से। हमने तो किसी पार्टी को बी टीम नहीं कहा, कांग्रेस की बी टीम है, थोड़ी चलता है। लेकिन मैंने इतिहास तो आपका भी गवाह करता है। भाई आप हर बार मत बोलिए, ये क्या कोई बीमारी है क्या प्रियंका जी? थोड़ा बात करने दीजिए, आपके पास मालूम है नेता आपका फ्लॉप हो चुका है, कम से कम यहाँ पर थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए, हमारी बात करने दीजिए। चलिए ठीक है, सवाल खड़े हुए हैं, सवाल का जवाब देने का मुझे मौका मिलना चाहिए। चल रही है, बोलने का ये कोई तरीका, आप जवाब दीजिए। डिबेट चल रही है, आपका कोई मन मेरी बात जाने तो चल रहा है, आपको मेरी बात समझ में नहीं है, उसका जवाब दीजिए। जनता पे एक सेकंड देखिए, आज इतनी अभी चुनाव में वक्त है और हम तो सिर्फ समीकरणों पर ही बात कर रहे हैं। अलग अलग समीकरण इतिहास में लगते रहे हैं, दिखते रहे हैं हमें, चाहे वो गठबंधन की बात हो, पार्टियों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, वो अलग अलग इतिहास है सबका, उसमें कोई भी ठीक नहीं है। आलोक जी अपनी बात रखें, फिर उसके बाद एक एक करके कमेंट लेता हूं। बिल्कुल जी, मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता की बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। उन्होंने कहा था कि 1995 में एक दल को हम तोड़ ले गए थे 4 महीने के लिए सरकार बनाने के लिए। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो आपका गठबंधन में वो नेता थी, उनके साथ किस तरीके से स्टेट गेस्ट हाउस में अत्याचार हुआ, उनके साथ किस तरह से उनके साथ विवत्सा करी गई, और भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन में एक महिला समर्थन में जाके खड़ी हुई थी। वो आपके साथी थी, आपका कर्तव्य था, सरकार में मुख्यमंत्री आपका था, सरकार वो आपको चलानी चाहिए थी। इसलिए ये आरोप मत लगाइए, ये आपकी वजह से वो वहां से छोड़ के भागी थी और आपकी पार्टी ने उनका हर तरीके से जो है शोषण करने का प्रयास किया था। दूसरी बात यह है, आपने कहा लोकसभा चुनाव में हम 2017 में जीत गए। अरे हम लगातार जीतते आ रहे हैं, हम 2014 का चुनाव जीते हैं लोकसभा का, 2017 में विधानसभा चुनाव पूरे बहुमत से जीते हैं, 325 सीटें लेकर के आए, आपको हाशिए पे पहुंचाया है। 2019 में मोदी जी पहले से अधिक सीटें लेकर के आए। अगर उन्होंने झूठ बोला था या सही काम नहीं किया था तो जनता के मैंडेट पे प्रश्न खड़ा कर रही है, उनके विश्वास पे चोट लगा रही है। तो उन्होंने मोदी जी को पहले 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था,
जुमलेबाजी करना तो बहुत आसान है, लेकिन रोजगार के बारे में आप बोलते नहीं है। कि आज तक आप एक सेकंड मैं ब्रेक के लिए जा रहा हूं। आलोक जी का कहना है एक सेकंड ब्रेक के बाद मैं नाहिद लारी खान जी से इसका जवाब लूंगा। उनका कहना था जो आरोप आपने लगाए हैं उसके बाद आपने उनके साथ गठबंधन किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद उम्मीद करते हैं सत्येंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल होंगे, आप कहीं मत जाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब हमारे साथ सत्येंद्र उपाध्याय भी जुड़ गए हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। सत्येंद्र जी, ओवैसी की पार्टी से गठबंधन के लिए पहले से ही आप लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है बिहार में और अब उत्तर प्रदेश में भी उतरने की तैयारी है। सर, बीजेपी के पास इससे पहले आप बीजेपी के साथ थे, अब ओवैसी के साथ चले गए हैं। देखिए, राजनीति के अंदर ऐसा कोई वो नहीं होता किसी दल के साथ जाना और ना जाना। ये एक औपचारिक मुलाकात थी जिसमें आगे के समीकरण के लिए हमारे ऑलरेडी घटक दल भी हैं पहले से भी, उनके साथ हम लोग ऑलरेडी यूपी के चुनाव की तैयारी कर रहे थे। ओवैसी जी के साथ हमारा बिहार में रहा और बिहार के साथ यूपी में, तो कोई ऐसा नया खेल नहीं है। रही बात बीजेपी की, जो आपने अभी कही कि बीजेपी के साथ हम लोग थे, बीजेपी के साथ हम लोग थे, बीजेपी अच्छी थी और बीजेपी अच्छी हमारे साथ अगर बिहेवियर करते तो हम रहते। बीजेपी ने तो बहुत सारे आरोप लगाए कि हमारा इन्होंने हमें छोड़ दिया या हमें निकाल दिया, तो ऐसा नहीं हो। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका सीधा मानना है कि हम किसी जाति, धर्म और मजहब की राजनीति नहीं करने आए। हम विकास की बातें करेंगे, हम शिक्षा की बातें करेंगे, हम समाज की बातें करेंगे। इन बातों को लेकर अगर कोई भी दल हमारे साथ आता है तो हम उसके साथ गठबंधन करने के लिए जाति, धर्म और उस पर राजनीति नहीं करते, लेकिन आपकी पार्टी में ही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, आप एक जाति विशेष को आगे रखते हैं। रही बात ओवैसी की, तो उनकी पार्टी भी एक धर्म विशेष को लेकर राजनीति करती है, ऐसे आरोप लगते हैं। देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, महाराजा सुहेल देव जो किसी विशेष उसके लिए नहीं थे, उन्होंने तो लड़ाई लड़ी थी उस टाइम पे। और रही बात किसी महापुरुष के नाम पे किसी पार्टी का नाम हो जाना, किसी विशेष जाति का वो नहीं होता। कोई भी महापुरुष किसी एक जाति का नहीं होता, किसी एक धर्म का नहीं होता, वो सभी पूरे भारत के लिए होते हैं और भारत उसको मान्य है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, अब मैं बिल्कुल उससे इनकार नहीं कर रहा, वो तो महापुरुष थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई मोर्चे पर आप जब सरकार में थे तो एक जाति विशेष को आरक्षण देने के मसले पर आपके लगातार मतभेद सामने आते थे बीजेपी के साथ, और इसलिए आप फिर बाहर हो गए। सर देखिए, अब अगर ये आरोप कोई लगाता है कि हम जाति विशेष की बात करते थे, हमने कहा पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए, वंचितों को मिलना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी हो। जो वंचित है, जो गरीब है, उसके आरक्षण की बात करी थी। हमने कभी एक विशेष जाति की बात नहीं करी कि एक विशेष जाति को मिले केवल आरक्षण। तो ठीक है, ठीक। सत्येंद्र जी, आपने जो बात कही उसका जवाब मैं लूं आलोक जी से, उससे पहले प्रियंका जी और नाहिद लारी खान से एक सवाल कर लेता हूं। पहले नाहिद लारी खान जी, आपके पास आ रहा हूं मैं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि ओवैसी के आने से आपके वोट बैंक पर बहुत फर्क पड़ेगा। आप मायावती के साथ गए थे, तब भी आपके वोट बैंक पर ही फर्क पड़ा था। नाहिद लारी खान जी, मैं मृदुल जी, माननीय प्रवक्ता जी जो बीजेपी के हैं, उनकी बातों का मैं बीजेपी के माननीय प्रवक्ता जी की कुछ बातों का जवाब देना चाहती हूं। अभी मैं बनारस की बात कर रही थी कि मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र से हारे, खुद हारे मोदी जी एमएलसी के चुनाव में। ये उनकी हार है, बीजेपी की हार तो है ही है, ये खुद मोदी जी की हार है। काहे के नेता मोदी जी की तो धरती खिसक चुकी है। केवल गोदी नेता और गोदी मीडिया उनको नेता बनाए हुए। नाहिद लारी खान जी, एक सेकंड रुक जाइए। नाहिद लारी खान जी, पहले तो आप अपना पर्चा लेकर आ जाती हैं, आप भाषणबाजी करती हैं। आपने अभी क्या बोला, आप रिपीट करिए। किसने? हमने नेता बनाया, हमने कहा था अखिलेश यादव उपचुनाव में प्रचार के लिए न जाएं। मैंने कहा था आपसे, आपके प्रत्याशी ने कहा वो प्रचार के लिए नहीं गए। आपकी हार हुई, हमने हार करवाई आपकी। मीडिया है क्या? आपने हार करवाई क्या? आप पहले तो शब्दों का चयन ठीक करें। आप पहले तो शब्दों का चयन ठीक करें। आप यहां आकर कुछ ना बोले, आप यहां आकर हमारे सवालों का जवाब दें। आपने जो कहा है उसको मीडिया मान रहे मृदुल जी। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं मैडम। आपकी पार्टी का जनाधार खिसक चुका है। अगर मैं आपसे ये कह दूं तो आप मान लेंगे इस बात को? तो फिर नहीं मानेंगी ना मैडम। इसलिए हवाई बातें ना करें, तर्कपूर्ण बातें करें। आपकी पार्टी को क्या नुकसान हुआ है आप ये बताइए। आपकी पार्टी कैसे चुनाव में लड़ेगी आप ये बताइए। देखिए मृदुल जी,
मृदुल जी, अव्वल तो मैंने आपके लिए कुछ कहा नहीं। मैंने मैडम मैं भी वही कह रहा हूं ना, तार्किक बात करिए। बिना वजह भड़ा करें बीच में। एक बात, आप बिना वजह नाराज ना, मैं तार्किक बात कर रही हूँ। हाँ। मैं तो एमएलसी चुनाव की बात कर रही हूँ। हाँ। क्या दिख नहीं रहा है कि मोदी जी की धरती खिसक चुकी है? ये नहीं दिखा? मोदी जी की हार नहीं है ये। और ये झूठों की पार्टी बीजेपी जो है, गोरखपुर से भी ये जो चुनाव लड़ाने की इनकी हिम्मत नहीं हुई सपा के डर से, पहले ही हार मान लिया। और एमएलसी चुनाव में हमने एक सीट और जीती है, हमने एक सीट और जीती है। बीजेपी की 20 साल की सीट हुई, हमने उसमें एक सीट और जीती। और उपचुनाव, ठीक है, उपचुनाव की कहिए पूरा करिए। आप बात कर रहे हैं, सही बात है। सपा ने केवल एक सीट, नहीं है, इसलिए आप कुछ नहीं बोल पा रही है। देखिए आलोक जी, जब आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रही थी ना। एक एक करके कह लीजिए आप लोग, प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि आप उपचुनाव क्या होता है, आवाज भी कट जाती है, हम भी नहीं सुन पाते हैं ठीक ढंग से। कहिए नाहिद लारी खान जी। हाँ, देखिए आप उपचुनाव की जो बात कर रहे हैं आलोक जी, ठीक है, ये सही बात है कि सपा उपचुनाव में केवल एक सीट जीती। लेकिन जौनपुर में क्या हुआ? जौनपुर में तो बीजेपी सपा से तो हारी, लेकिन निर्दलीय से भी बहुत पीछे चली गई बीजेपी। मतलब वहां आपके नेता जाके मंच तोड़ू भाषण देकर आए, लेकिन फिर भी वहां की सम्मानित जनता ने आपको निर्दलीय से बहुत नीचे ढकेल दिया। इसलिए आप देखिए कि मृदुल जी, अभी जितने भी चुनाव हुए हैं, सीधे टक्कर बीजेपी और सपा से ही है टक्कर, अन्य कोई दल से टक्कर नहीं है। आज सम्मानित जनता की निगाहें माननीय अखिलेश यादव जी पर टिकी हुई हैं। ठीक है, मैं इस पर क्योंकि अगर मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी का रहने वाला है, तो प्रियंका जी, क्या कांग्रेस का इतने दशकों का सूखा खत्म नहीं होगा? ऊपर से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और ओवैसी भी आ गए हैं, वो भी आपके वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए, क्योंकि यह कहा गया है कि मुस्लिम वोट आपको मिलता है, या आपकी पार्टी की तरफ से कई नेता कहते हैं हम सेक्युलर पार्टी, हमें सभी का वोट मिलता है। तो आपको लगता है ऐसा आपको नुकसान होगा? देखिए, नुकसान और फायदा देखकर कांग्रेस पार्टी कभी में इलेक्शन नहीं लड़ती। कांग्रेस पार्टी का देखिए एक सुनहरा इतिहास है। आप देखिए आज की जो डेट है वो 16 दिसंबर, और आज हम जो है वीरता दिवस मनाते हैं। वीरता दिवस, देखिए पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगना एक अलग चीज होती है कि पाकिस्तान के नाम पर हमने वोट मांग लिया, पर जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए थे, उसका सर झुका दिया गया था, तो उसको कहते हैं कि ये होता है नेतृत्व। तो हमारे पास एक गौरवशाली नेतृत्व है, हमारे सामने एक गौरवशाली इतिहास है जो कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि आज हमारा समय नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास आम जनमानस के सारे मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो जो है महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारों का मुद्दा है, चाहे महंगाई मुद्दा हो, चाहे अर्थव्यवस्था मुद्दा हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी आम जनमानस की समस्या। लेकिन मैडम फिर भी आपको वोट नहीं मिलता है ना। आप राजनीतिक पार्टियां मुद्दे उठाती हैं, तो फिर वोट क्यों नहीं मिल पाता है कांग्रेस को? वोट क्यों नहीं मिलता है? देखिए, वास्तविकता यह है कि आज की डेट में साम नाम दंडभेद सब यूज किया जाता है। जो है गोवा के रिजॉर्ट बुक किए जाते हैं, या जो है मुंबई जो दिल्ली के रिजॉर्ट बुक किए जाते हैं। आप भी तो जयपुर में करते हैं रिजॉर्ट बुक, तो ऐसा नहीं कह सकते। आप भी तो करते हैं जयपुर में। वास्तविकता ये है कि आप इनके कुछ भी नहीं, जब सत्ताधारी पार्टी कर रही है तो दूसरों को करने में क्या परेशानी? तो मैडम करिए ना, हम तो कह रहे हैं जो है वो सामने तो करिए कम से कम। इनके कोई एक ऐसे काम बता दीजिए, आप ये बता दीजिए कि इनके पास कोई ऐसे जो काम हो। आप फूड सिक्योरिटी बिल की बात करिए, जो पूरे विश्व में एक ऐसा सिक्योरिटी बिल था जिसकी वाकई में भारत देश को जरूरत थी, और इस तरह का काम किया गया, देश की जनता के हित में किया गया। हाँ। आप ये बताइए कि सूचना का अधिकार दिया गया। सूचना का अधिकार जो ट्रांसपेरेंसी का अधिकार होता है, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हिम्मत थी जो वो आज देश को ये दे पाई अधिकार। उसी सूचना के अधिकार का आपको बहुत नुकसान हुआ है, और कई प्रदेशों में नुकसान भी हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उस अधिकार को दिया, और उसी का फायदा बीजेपी को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नुकसान नहीं देखती है। नहीं, मैं बिल्कुल प्रियंका जी वही मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है आपने किया, और उसका फायदा बीजेपी ने लिया। वो भी एक स्टेट में नहीं, कई सारे राज्य हैं। अगर हम साउथ की तरफ भी जाएंगे, दक्षिण की तरफ जाएंगे, वहां पर भी बीजेपी ने इसी का फायदा लिया है। 3 स्कीम गिना दें जिससे पूरे विश्व। ठीक है, मैं आलोक जी से जवाब लेता हूं, उसके बाद मनीष सिंघवी साहब आपके पास आ रहा हूं मैं। आलोक जी, नाहिद लारी खान जी ने भी कहा है कि आप बनारस में ही हार गए, आपका जनाधार वहां खसक रहा है।
ऊपर से प्रियंका जी ने भी आपसे सवाल पूछे, जवाब दे दीजिए, 1 मिनट का टाइम है, फिर मैं मनीष इनवी साहब के पास जाऊंगा। देखिए, नाहिद लारी जी को शायद पता नहीं है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। 5 सीटों में चुनाव हुए थे शिक्षक के, बीजेपी सिर्फ 4 सीटों में लड़ी थी, हम बनारस नहीं लड़े थे। ये इनको जानकारी नहीं है, लेकिन ये हल्ला गुल्ला ऐसा मचा रही है जैसे कि हम वहां पर सीटें हार गए। सीधी सी बात, कांग्रेस की जो मैं बात करता हूँ, कांग्रेस का नेता जब उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने के कारण, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको दंडित करने को कहा, जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर नाम लगा के माफी मांगी हो, जिस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने के कारण नाम लगा के माफी मांगी हो, उस पर जनता विश्वास नहीं कर सकती है। तो आप चाहे कितने भी बिल ले आइए, जनता का मैंडेट मोदी जी के साथ में है और मोदी जी को दूसरा मैंडेट जनता ने दिया है। 10 साल के लिए कांग्रेस को पीछे भेजा है और दोबारा कांग्रेस कभी पलट नहीं पाएगी। ये मेरा दावा है, मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपका नेतृत्व केवल झूठ बोलता है, सरकार की झूठ बोलता हो तो आप बताएंगे सही, लेकिन झूठों के लिए तो आप लोग बताएंगे कि झूठ कौन बोलता है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। भारतीय समाज पार्टी कहती है कि आपने हमारे साथ गठबंधन किया, फायदा हुआ, फिर हमें छोड़ दिया। झूठे तो बीजेपी वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बोलते हैं। इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य कहाँ है आज के टाइम में? पिछड़ों का नेता बना के लाए थे उनको, मंदिर में भी नहीं पूछा उनसे। आप केवल धोखा देने का काम करते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते आप लोग। भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, झूठों की पार्टी है। केवल झूठ बोलने के सिवा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा ही नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है आप लोगों के पास, केवल झूठ बोल सकते हो आप लोग। सरकार बनेगी, कैबिनेट का पार्ट। अरे किस सरकार की बात करते हो? सरकार में आप लोगों ने नहीं चाहा किसी को रखने के लिए। हम लोग तो अपनी मर्जी से, हमारे मुद्दे क्या थे? हम गरीबों की बात कर रहे थे, आप लोग गरीबों की बात नहीं करना चाहते। आप लोग किसानों की बात नहीं करना चाहते, बेरोजगारों की बात नहीं करना चाहते। आप लोग केवल एक भड़काते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं। एक सेकंड मनीष इनवी साहब बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। एक छोटा सवाल आपसे, क्योंकि आपने सभी के वर्जन सुन लिए हैं पार्टियों के। रही बात किसका जनाधार मजबूत है, किसका जनाधार खसक गया है, वो जनता फैसला कर लेगी, बेहतर वो जानती है। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं मनीष इनवी जी, हमने छोटी छोटी पार्टियों के गठबंधन की बात कही, उसका इतना इंपैक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि पहले हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन आम आदमी पार्टी बड़े लेवल पर पूरी तैयारी के साथ इस मैदान में उतरने के लिए तैयार है। तो क्या वैसे ही हम चार पार्टियों का मुकाबला तो देखते थे, लेकिन अब 5 से 6 ऐसी पार्टी हो जाएंगी जिनमें हमें मुकाबला देखने को मिलेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी का बहुत प्रभाव अभी उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा। ये ठीक बात है, वो चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन मृदुल जी आप भी जानते हैं कि चर्चा में बने रहना और वोट बैंक को प्रभावित करना दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल, वो इलेक्शन में दिख जाता है। तो अभी कम से कम मुझे आम आदमी पार्टी का बहुत प्रभाव उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ रहा है। लखनऊ में 2-4 रैलियां कर और स्टेटमेंट्स देकर चीजों का विरोध कर, वो भी इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मृदुल जी ये देखिए कि विपक्ष बड़ा कमजोर हो गया है। तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर आवाज उठाई जा सकती है, मगर यहां कोई बोलने वाला नहीं है, तो उसमें संजय सिंह चले आते हैं और वो बोल देते हैं, तो वो न्यूज बन जाता है। अगर यही बात शायद अखिलेश यादव जी बोले या मायावती जी बोले तो वो ज्यादा न्यूज बनेगा, मगर वहां से बहुत सारे स्टेटमेंट्स, बहुत सारी चीजें बीच बीच में रुक रुक के आती हैं, जो मुझे लगता है मैं गलत हो सकता हूं। तो एक क्या होता है, विपक्ष का गैप होता है, लेकिन वो वोटर टर्नआउट में भी कन्वे नहीं हो रहा है। तो अभी आम आदमी पार्टी आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन आज की डेट पे बहुत प्रभाव। मनीष इनवी साहब, हमने देखा है, आपने विपक्ष के कमजोर होने की बात की, इसलिए सवाल कर रहा हूं। विपक्ष कोशिश करता है किसी भी, अगर कोई आंदोलन भी खड़ा होता है सरकार के खिलाफ, वो कोई भी हो, अगर विपक्ष उसमें शामिल होने की कोशिश करता है तो सरकार की तरफ से कहा जाता है ये तो अराजकता अब होगी, अराजक तत्व इस आंदोलन में आ गए। तो विपक्ष अपने आप को कहीं ना कहीं उससे दूर करने की कोशिश भी करने लगता है। फिर मृदुल जी, मैं बड़े आदर के साथ एक बात कहूंगा, मैं बहुत सामान्य आदमी हूं और हम लोग जितने आम भारतीय हैं वो हमेशा चाहते हैं कि लोकतंत्र में पक्ष से ज्यादा मजबूत विपक्ष रहे। विपक्ष जब मजबूत होता है तो वो सत्ता को निरंकुश नहीं होने देता। दुर्भाग्य यह है कि अगर हमको अराजकतावादी कहा जाएगा और हम सही होंगे तो जनता हमें वोट देगी, किसी के कहने से तो हम नहीं हो जाएंगे ना। और अगर इस डर से हम घर बैठ जा रहे हैं तो फिर क्या नहीं, लोग रुक रुक कर इतना संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं, तो घर से निकलते क्यों हैं? अगर आप राजनीति सवाल यही है तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए। मैं कुछ बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में, मनीष इनवी जी जो राजनीति की सुर्खियां बनी, उसमें हम हाथरस का ताजा केस लेते हैं, इसको लेकर भी तमाम पार्टियां वहां पर मिलने को पहुंची, लेकिन फिर यही कहा गया कि इस मसले को लेकर सियासी माइलेज लिया जा रहा है।
नाहिद खान जी, आपकी पार्टी भी गई, आपका एक प्रतिनिधि मंडल भी गया, लेकिन मुलाकात के बाद भी वहां पर नारेबाजी की गई। क्या मजबूती से आप अपना पूरा स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास। नहीं, देखिए मनीष सिंघवी जी का मैं काफी सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं उनकी इस बात से एकदम सहमत नहीं हूँ कि विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी तो मुसलसल जनहित के मुद्दे उठाती रही है, चाहे वो हाथरस का केस हो, चाहे उन्नाव का केस हो, चाहे शाहजहांपुर का केस हो, चाहे लखीमपुर का केस हो, और आज चाहे देश के करोड़ों किसान से संबंधित इस काले कानून की बात हो। खुलकर समाजवादी पार्टी देश के करोड़ों किसान का समर्थन कर रही है। आज आप देखिए कि 21 दिन से देश के लाखों किसान इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, सड़क पर हैं, लेकिन सरकार, मोदी जी सहित पूरे केंद्र सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी। और इस आंदोलन में लगभग 25 किसानों की डेथ भी हो गई, मृत्यु भी हो गई है, और इसका जवाब देश के करोड़ों किसान बीजेपी से जरूर लेंगे। आप देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तगड़ा झटका लगाया है, बहुत तगड़ा झटका दिया है केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार घिघियाई है। कल सुनवाई भी है, स्पष्ट कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कि एक कमेटी बनेगी जिसमें विभिन्न मैं सत्येंद्र जी के पास जाऊं। सत्येंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। बहुत छोटा जवाब मैं आलोक अवस्थी जी का लेना चाह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं एक मिनट, मैडम प्लीज, आपने आरोप लगा दिया, अब जवाब ले लेता हूं, फिर सत्येंद्र जी के पास आऊंगा। और दे कि बहुत प्रबल, नहीं, इसी पे एक 10 सेकंड और दे, केवल 10 सेकंड। देखिए, बहुत प्रबल संभावनाएं हैं कि देश और किसान हित में माननीय सुप्रीम कोर्ट इस कानून के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दे। ठीक है, वो हालांकि मैं अभी पक्का नहीं कह सकता हूं मैडम सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, वो आपने कहा है, आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूं। आलोक जी, आपको लगता है ऐसा होगा जो गंभीर आरोप आप पर लग रहे हैं? सत्येंद्र जी इसके बाद आ रहा हूं। तरीके से ये सभी पार्टियां चाहती थी कि किसानों को नए तरीके से व्यापार करने का मौका मिले, उनका सामान बाहर बिके। मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं जो है रिकमेंड किया था अपनी जो है उस कमेटी में कृषि, उसमें कांग्रेस ने के कृषि मंत्री ने जो है रिकमेंड किया था कि जो है हम जो है ये एपीएमसी खत्म करके और स्वतंत्र बाजार देंगे किसानों को। आज सब मुख कर रहे हैं चीजों को। आज किसान को ये अधिकार है कि वो अपनी चाहे मंडी में फसल बेचे, चाहे वो मल्टीनेशनल को अपनी फसल बेचे, चाहे वो जिस मंडी में उसको भाव अच्छा मिल रहा वहां जाके बेचे, बल्कि ये हम उसको भुगतान की गारंटी देता है। ये कानून, इसके पहले 3 दिन के अंदर भुगतान नहीं होता था, ये कानून 3 दिन के अंदर भुगतान की गारंटी देता है। किसानों के एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं है, उसको एमएसपी के नीचे खरीद नहीं होगी, ये कानून उसकी गारंटी देता है। साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा कि हम खुले मन स्वीकार कर रहे हैं, आप जो बातें कहनी है आपके बैठ के करिए, हम स्वीकार करेंगे, हम आपको लिख करके भी देंगे, हम कानून में संशोधन भी करेंगे। लेकिन जिस तरह से विपक्ष में खेल खेल रहा है, इस तरह से किसानों को भड़का करके इस समय आग लगा रहा है, ये सरासर वही काम है जिसने की नागरिकता संशोधन अधिनियम जब पास हुआ था। सत्येंद्र जी ने भी यही आरोप लगाया लोग जी आप पर। सत्येंद्र जी ने भी यही आरोप लगाया कि हम भी बहुत सारी मांग रखने वाले थे, लेकिन बीजेपी ने ना किसानों की सुनी ना बेरोजगारों की सुनी, इसलिए हम अलग उलगे। सत्येंद्र जी, सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी 6,000 रुपया हम किसानों को सम्मान नहीं दे रहे। नहीं, केवल आप लोग जो कहते हैं वही मेरे आरोप नहीं, आपके साथ तो वो थे गठबंधन में, आपने मंत्री भी बनाया था उन्हें। देखिए, होता क्या, भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलना जानती है, बरगलाना जानती है और बेवकूफ बनाना जानती है। तीनों ही चीजें इसके अंदर बड़ी। ये 2 साल में दिखा सत्येंद्र जी आपको? जी 2 साल में नजर आया झूठ बोल रहे हैं? नहीं, पहले नहीं पता सर। एक्चुअल क्या है, अगर हम बीजेपी को बना सकते हैं, आप देखिएगा 2022 का जो चुनाव होगा, हाँ। अगर हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक मुख्य भूमिका में होगी उसमें सरकार के अंदर। मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि झूठ बोलते हैं, तो ये अभी 2 साल में आपको पता लगा? इसके पहले तो आप गठबंधन में थे, पहले भी चुनाव लड़ा आपने लंबे समय से। सर आपने देखा होगा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने शुरू से ही इनके खिलाफ वो करना शुरू कर दिया था कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, आप लोग काम नहीं कर रहे हो, आपको ये करना चाहिए। तभी तो इन लोगों को नजर में खटक आई है कि हाँ ये गलत बोल रहे हैं, इनको कहना चाहिए। सरकार में इन्होंने नहीं हटाया, हम खुद ही हट गए थे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम नहीं कर रही थी, केवल बरगला रही थी, केवल पिछड़ों का वोट लेके, अल्पसंख्यकों का वोट के लिए हमें साथ में रखा। जब जरूरत पड़ी तो हमें बाहर कर दिया इन्होंने। तो ओवैसी अल्पसंख्यक वोट मजबूत करेंगे आपका? देखिए, अल्पसंख्यक वोट क्या, हम तो सभी धर्मों के लिए चलते हैं, हम सभी धर्मों पे विश्वास करते हैं। लेकिन वो तो किसी एक विशेष धर्म की बात करते हैं ना।
नहीं, विशेष धर्म की बात कोई नहीं करता। कोई भी राजनीतिक पार्टी ये कह दे कि एक धर्म के वोट से उसकी पार्टी जीत के चली जाएगी, ऐसा नहीं है। सभी लोग अगर वोट करेंगे तो ही किसी पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, तभी कोई पार्टी जीत के पहुंच पाती है। ठीक है, प्रियंका जी, सभी पार्टी मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, कहिए। मैं आदरणीय उपाध्याय जी से बस एक चीज पूछना चाहूंगा, ये जो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इसका मतलब पूछना चाहता हूं है क्या? इन्होंने कहा ना कि सब धर्मों की बात है, तो एक इसका मतलब क्या है? देखिए, मुस्लिम धर्म में है, वो मुस्लिमों से आते हैं, एक समुदाय उनके साथ है, तो उस पार्टी का अगर उन्होंने नाम रख दिया, केवल उसके नाम रख देने से और मतलब कि और किसी धर्म का वोट नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं कहा कभी अवैसी जी ने। किसी भी मंच पे आके इन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुझे उनका वोट नहीं चाहिए। कोई पूछ के वोट देता है कि हमें इन्हें देना और इन्हें नहीं देना। सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं। ठीक है, हालांकि देखिए बहुत सारे दल हैं जो सभी का वोट चाहते हैं, लेकिन सभी का अपना एक वोट बैंक है और सभी उसमें यह भी दावा करते हैं कि हमें ये वोट बैंक मिलेगा तो हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। सभी के अलग अलग हैं, हालांकि कोई बोलता नहीं है। मैं प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आलोक जी ने भी कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे बहुत सारे होते हैं, लेकिन विपक्ष जमीन पर हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस के पास चुनौती है कि मैडम आप पहले से तो बहुत सारी पार्टियों से जूझ रहे थे, क्षेत्रीय दलों से, अब एक और आ गए। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपसे कि पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, उसमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो देश का जो लोकतंत्र है वो इस बात की इजाजत देता है और ये उसी की खूबसूरती है। देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर पार्टियां आएंगी तो मुद्दे भी और बढ़ेंगे, मुद्दे बढ़ेंगे, उनके मैनिफेस्टो भी बढ़ेंगे, मैनिफेस्टो बढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि वास्तविकता है क्या, जनता को ऑप्शन भी मिलेंगे। उससे हमें कोई भी जो है द्वेष भावना नहीं है, परंतु वास्तविकता ये है कि हम जिन मुद्दों को उठाते हैं या हम मैनिफेस्टो में जिसको मेंशन करते हैं, क्या हम उस पर काम करते हैं? क्या हमारा मकसद जनता को उसकी फैसिलिटी देना है, जनता की समस्याओं को सुनना है, या रेडियो पर अपनी मन की बात कर देनी है और बात खत्म हो जानी है एक हफ्ते के लिए? आप ये बताइए कि आपको जनता ने चुना है तो जनता के मन की बात सुनिए ना। आज किसान बैठा हुआ है सड़कों पर और आप बिल्कुल एकदम हट धर्मिता पर अड़े हुए हैं कि नहीं, ये किसानों के फायदे का है, और आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं। आप उसको ये नहीं बता पा रहे हैं कि हम उसको क्या फायदा दे रहे हैं। आप एक बिल पास कर देते हैं और उसके बाद अपने सिर्फ मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए एक तरह से जो है पूरा देश का किसान ये आरोप हर पार्टी पर लगते रहे हैं, आप सुनने को नहीं तैयार हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी पार्टी जाए वो जनता की बात करे, लेकिन जनता की बात तो करते हैं किसानों का और उसकी तस्वीर हमें अलग नजर आती है। नाहिद लारी खान जी, माफी चाहूंगा, मैं टाइम नहीं है इसलिए आपके पास नहीं आना चाह रहा, नहीं तो मैं जरूर आपसे जवाब लेता। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तमाम बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी।